बश बम बम बश। सात समुद्र सब ताबूत के अंदर। बम बम बश बम बम बश। गहरी बाकी डर सबको लगता है। मध्य प्रदेश के घने जंगलों के बीच बसा लालपुर, जहां की हवाओं में आज भी 400 साल पुराने चीखें दफन हैं। यहां के लोग आज भी शनिवार की रात को घर से बाहर नहीं निकलते, क्योंकि उन्हें डर है उन चार सायों का जो मौत का ताबूत लेकर घूमते हैं। नहीं, वो फिर आ रहे। आर्यन उठो। क्या हुआ छाया? फिर वही सपना? तुम बहुत ज्यादा काम का स्ट्रेस ले रही हो। आर्यन, वो सपना नहीं था। मैंने साफ देखा, चार आदमी, काला लिबास और उनके कंधे पर वो नक्काशीदार ताबूत। वो हमारे घर की तरफ बढ़ रहे थे। देखो छाया, हम लालपुर जा रहे हैं सिर्फ अपनी रिसर्च के लिए, उस मृत्युंजय अमृत का पता लगाने जिससे इंसानी उम्र बढ़ाई जा सके। ये सब भूत प्रेत की बातें सिर्फ हमारे दिमाग का वहम है। वहम और हकीकत के बीच की लकीर बहुत पतली होती है आर्यन। अगर वो किताब सच है तो वो शाप भी सच होगा। उनकी कार के पीछे एक और जीप चल रही है, जिसमें उनके दो साथी राघव और मीरा बैठे हैं। उनकी कार गांव के पुराने गेट लालपुर में प्रवेश करती है। मौसम अचानक बदल जाता है। गांव के चौक पर मुखिया और अनुज उनका स्वागत करते हैं। नमस्ते आर्यन भाई। नमस्ते भाभी। मैं अनुज। पिताजी ने मुझे आप लोगों को हवेली तक पहुंचाने के लिए भेजा है। शुक्रिया अनुज। वैसे ये मेरे साथी हैं, राघव और मीरा। ये भी इस रिसर्च में मदद करेंगे। अनुज, यहाँ के लोग हमें इस तरह क्यों देख रहे हैं, जैसे हमने कोई जुर्म किया हो? क्या हम किसी भूतिया फिल्म के सेट पर आ गए? साहब, मजाक मत उड़ाइए। आज शनिवार है। गांव के लोग मानते हैं कि आज की रात ताबूत वाले जागते हैं। आर्यन और छाया हवेली में हैं, लेकिन राघव और मीरा पास के एक पुराने खंडहर में कैमरा सेट करने जाते हैं। राघव, मुझे डर लग रहा है। देखो, यहाँ झाड़ियों के पीछे से कोई देख रहा है। अरे डरो मत मीरा, ये देखो मेरा सेंसर, यहाँ कोई नहीं है। अचानक एक गूंजती आवाज आती है। बश बम बम बश। अंधेरे से चार साए निकलते हैं। उनके कंधे पर एक विशाल पत्थर का ताबूत है। राघव, देखो वो कौन है। भागो राघव यहाँ से। राघव और मीरा भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी चीखें सन्नाटे में दब जाती हैं। अगली सुबह आर्यन को राघव का कैमरा मिलता है, जिसमें सिर्फ सफेद आंखें और एक खुलता हुआ ताबूत रिकॉर्ड हुआ था। राघव और मीरा का कहीं पता नहीं चलता। आर्यन, छाया और अनुज पुराने राजमहल की ओर बढ़ते हैं। रास्ते में उन्हें बाबा रुद्रनाथ मिलते हैं। रुक जाओ, आगे मौत का जाल है। तांत्रिक काल भैरव ने निशीरमोलो को जगा दिया है ताकि वो अमृत पा सके। रुद्रनाथ की बातों पर कोई ध्यान नहीं देता और वो आगे बढ़ने लगते हैं।
जैसे ही वो राजमहल के तहखाने में पहुंचते हैं, वहां तांत्रिक काल भैरव पहले से मौजूद है। मूर्ख वैज्ञानिकों, तुम यहां अमृत ढूंढने आए थे। वो अमृत अब मेरा होगा। निशिरमोलो, इन्हें खत्म कर दो। तभी तहखाने की दीवारें हिलने लगती हैं। वही 4 साए प्रकट होते हैं, लेकिन वो तांत्रिक की बात मानने के बजाय उसे ही घेर लेते हैं। तूने हमें जगाया, पर तूने ये नहीं सोचा कि हमारी भूख कौन मिटाएगा। तांत्रिक काल भैरव चिल्लाता रह जाता है और निशीर मोलो उसे उठाकर उसी ताबूत में गायब कर देते हैं और खून की एक लकीर बाहर निकलती है। नहीं, ये मुमकिन नहीं है। अनुज, हमें भागना होगा। देर हो चुकी है आर्यन भाई। अब ताबूत का अगला शिकार हम हैं। तहखाने का दरवाजा बंद हो जाता है। छाया अपना रक्षा कवच निकालती है और मंत्र पढ़ने लगती है। हटो पीछे, तुम्हारा समय समाप्त हो चुका है। तुमने निर्दोषों को बहुत सताया है। मंत्र हमें नहीं रोक सकते। हमें तो सिर्फ वो अमृत रोक सकता है जो तुमने चुराया है। ने कोई अमृत नहीं चुराया। मैं तो सिर्फ रिसर्च कर रहा हूं। आर्यन, ये अब इंसान नहीं रहे। बाबा रुद्रनाथ ने कहा था कि मृत्युंजय अमृत कोई लिक्विड नहीं, बल्कि एक शुद्ध आत्मा का बलिदान है। अगर हम इस शापित ताबूत को पवित्र अग्नि में जला दें, तो ये सिलसिला खत्म हो जाएगा। छाया राजमहल की मुख्य मशाल उठाती है। वो जानती है कि आग लगाने के लिए उसे ताबूत के बिल्कुल करीब जाना होगा। तभी कजरी की आत्मा की आवाज आती है। नहीं, 400 साल की साधना राख हो जाएगी। रुक जाओ लड़की। साधना नहीं, ये पाप था। आज लालपुर आजाद होगा। जैसे ही छाया मशाल ताबूत पर डालती है, एक भयानक धमाका होता है। ताबूत फटने लगता है। उसमें से उन सैकड़ों लोगों की आत्माएं की आवाज निकलती है, जिन्हें सदियों से कैद किया गया था। वो चारों साए धीरे धीरे मिट्टी में मिल जाते हैं। राजमहल का तहखाना ढहने लगता है। आर्यन और अनुज छाया को लेकर बाहर की ओर भागते हैं। सुबह की पहली किरण। आर्यन, छाया और अनुज धूल से लथपथ बाहर निकलते हैं। पूरे गांव में पक्षियों के चहचहाने की आवाज सुनाई देती है, जो सालों बाद हुआ था। छाया, तुमने आज मेरी आंखें खोल दी। विज्ञान हर चीज को नहीं समझा सकता। कुछ चीजें इंसान की समझ से परे होती हैं। कुछ राज दफन ही रहे तो बेहतर है आर्यन। गांव का मौसम बदल गया है। देखो, 400 साल बाद आज की सुबह कितनी सुकून भरी है। लालपुर का शाप खत्म हो गया था, पर क्या वो ताबूत सच में चल गया, या फिर राख के नीचे दबी वो नक्काशी किसी और के इंतजार में है? क्योंकि लालच कभी मरता नहीं। गहरी बाकी डर सबको लगता है। सुमित, मुझे डर लग रहा है। विक्रम बचपन से तुम्हारा दोस्त है, पर उसकी आंखों में अब सिर्फ नफरत दिखती है। अरे पागल, वो बस थोड़ा गुस्से वाला है, पर दिल का बुरा नहीं है। शहर की सबसे ऊंची इमारत का आलीशान ऑफिस से विक्रम अपनी खिड़की से शहर को देख रहा है। पूरा शहर मेरी उंगलियों पर नाचेगा। ग्रीन सिटी प्रोजेक्ट मेरा होगा। तभी उसका सेक्रेटरी अंदर आता है और बताता है कि प्रोजेक्ट सुमित को मिल गया है।
विक्रम का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। सुमित, एक मामूली अनाथ लड़का मुझसे आगे निकल गया, उसे तो मैं सड़कों पर लाकर छोड़ूंगा। विक्रम अपने घर में अकेला है। तभी मुंशी जी अंधेरे से बाहर आते हैं। उनके हाथ में एक पुरानी लालटेन है। नाय साहब, जब इंसान के हाथ छोटे पड़ जाएं, तो शैतान का हाथ थाम लेना चाहिए। मेरे गांव के पास एक अघोरी है जिसकी नजर पत्थर को भी गला देती है। रात के 12 बजे विक्रम और मुंशी जी एक घने जंगल के रास्ते श्मशान पहुंचते हैं। चारों तरफ चिताओं की राख उड़ रही है। मुंशी जी, ये जगह बहुत डरावनी है। यहाँ कौन रहता है? अचानक एक तेज ठहाका गूंजता है। अघोरी बाबा आग के सामने बैठे हैं। लालच तुझे यहां खींच लाया विक्रम। तू चाहता है कि सुमित खत्म हो जाए। मैं तुझे वो शक्ति दूंगा, लेकिन बदले में जो मांगूंगा वो तू दे पाएगा। पैसे की चिंता मत करो बाबा, बस सुमित का विनाश कर दो। मुझे पैसा नहीं, रूह चाहिए। ये पुतला ले। अघोरी विक्रम को कपड़े का एक पुतला देता है और एक नीली सुई विक्रम को देता है। ये साधारण सुई नहीं है। इसे रोज रात 2:15 बजे पुतले के शरीर में 1-1 मिलीमीटर चुभोना। जैसे जैसे सुई अंदर जाएगी, सुमित की रूह तड़ापेगी और तेरी तरक्की होगी। लेकिन याद रखना, अगर सुई पुतले के पार निकल गई तो खेल पलट जाएगा। अगले कुछ दिनों का सफर। विक्रम अपने बेडरूम में बैठकर पुतले में सुई चुभोता है। अगले दिन सुमित की फैक्ट्री में आग लग जाती है। सुई और अंदर जाती है। सुमित का एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन खौफ शुरू होता है। विक्रम को रात में अपने बिस्तर के नीचे किसी के रेंगने की आवाज आती है। कौन है? गार्ड, लाइट जलाओ। जब लाइट जलती है तो कोई नहीं होता, लेकिन पुतले के चेहरे पर सुमित की जगह एक भयानक मुस्कान आ चुकी है। विक्रम का आलीशान कुत्ता अचानक मर जाता है। मुंशी जी गायब हो जाते हैं। विक्रम को महसूस होता है कि कोई उसे हर वक्त देख रहा है। उसे सुमित की आवाजें सुनाई देती हैं। विक्रम, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। अमावस्या की रात। विक्रम का डर अब सनक में बदल गया है। वह सोचता है कि अगर वह एक ही बार में सुई पूरी चुभो दे तो सुमित हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। बस बहुत हुआ, आज सुमित का किस्सा ही खत्म कर दूंगा। रात के ठीक 2:15 बज रहे हैं। बिजली कड़क रही है। विक्रम सुई उठाता है और उसे पुतले के सीने में पूरी ताकत से गाड़ा देता है। अचानक एक धमाका होता है। पूरे घर के शीशे टूट जाते हैं। अघोरी की आवाज पूरे कमरे में गूंजती है। मूर्ख, सुई पार निकल गई। विक्रम का शरीर जमने लगता है। उसकी खाल फटने लगती है। नहीं, ये क्या हो रहा है? बाबा, मुझे बचाओ। अचानक मुंशी जी कमरे में आते हैं, लेकिन उनके पैर उलटे हैं और उनकी आंखों में आग है। साहब, सुमित तो बच गया क्योंकि उसने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। यह टोटका तो सिर्फ उसे ढूंढ रहा था जिसने इसे शुरू किया। आज से आप इस पुतले के अंदर कैद हो। सुबह की रोशनी। सुमित अस्पताल से ठीक होकर बाहर आता है।
उसे कुछ याद नहीं कि उसे क्या हुआ था। सुमित विक्रम के ऑफिस पहुंचता है। ऑफिस खाली है। मेज पर विक्रम का फोन और गड्ढी रखी है। विक्रम, कहां हो भाई? तभी सुमित की नजर मेज के नीचे रखे उस मिट्टी के पुतले पर पड़ डालती है। पुतला हूबहू विक्रम जैसा दिख रहा है। सुमित उसे उठाता है। पुतले की आंखों से एक असली आंसू टपकता है। ये पुतला इतना असली कैसे लग रहा है? सुमित पुतले को मेज पर रखकर चला जाता है। कैमरा पुतले के पास जाता है। पुतले के गले में वही नीली सुई चुभी हुई है। लालच की सुई जब पार निकल जाती है तो इंसान सिर्फ मिट्टी का ढेर बनकर रह जाता है।